हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टुडे विथ रूट्स ऑफ वर्ड्स। कल हमने क्या क्या किया था? कल हमने कोनोटेशंस किया था। उसके बाद हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स किया था। उसकी हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली थी। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? आज हमें स्टार्ट करना है रूट्स ऑफ वर्ड्स। अब देखो, इसका बहुत सारा डेफिनेशन ज्ञान वगैरह लिखा है। एकदम सिंपल मैं आपको बताती हूँ रूट्स ऑफ वर्ड्स होता क्या है। ये वर्ड देखो जो यहाँ लिखा है, रनिंग। रनिंग का एक्चुअल वर्ड क्या है? रनिंग का एक्चुअल वर्ड तो रनिंग ही है। नहीं, रनिंग किस वर्ड से बना है? रन। अब रन में वापस NING लगाया है तब तो जाके रनिंग बना है। हाँ, सही बात है। बट इसका मेन वर्ड क्या है? इसका मेन वर्ड तो रन है। एक और वर्ड देखो, जैसे कि यहां पर रिजेक्ट। रिजेक्ट का जो मेन वर्ड है वो है जेक्ट। उसमें ये री वर्ड ऐड करके इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। कोई भी वर्ड को जब वर्ड के आगे कुछ और वर्ड को लगाया जाता है एक नया वर्ड बनाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये एक जो री प्रीफिक्स लगा के ये जेक्ट में लगाया गया है, इसका जो मेन वर्ड है वो क्या है? जेक्ट। हाँ, ये बात और है कि रनिंग में से जो मेन वर्ड है रन, वो भी अपने आप में एक मीनिंग देता है, उसको कहीं यूज कर सकते हैं। आई रन इन द पार्क एवरी डे। बट रिजेक्ट का जो जेक्ट वर्ड है उसको कहीं अलग से यूज नहीं किया जा सकता। उसको ये प्रीफिक्स री लगा के ये रिजेक्ट एक वर्ड बनता है और उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यू कैन सी कि दो टाइप के मेन वर्ड्स हो सकते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स में ये जो मैंने मेन वर्ड बोल के निकाला ना, एक मैंने निकाला जो वर्ड है वो है रन, और एक मैंने निकाला जेक्ट। इसको बोलते हैं रूट ऑफ वर्ड्स। हर कोई वर्ड जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल है, वो किसी और वर्ड से भी बन सकता है। फाइन, अब पढ़ते हैं इसमें क्या ज्ञान लिखा है। The study of the origin of words and the way in which their meanings have changed throughout history is called etymology. इसके बारे में आप कभी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वर्ड्स इतने सालों में बनते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम स्टार्टिंग में बहुत सारे वर्ड्स बना दिए गए थे और उसी को ही आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं। इट्स लाइक पहले से हम लोग वर्ड्स जो बने हुए आ रहे हैं उसमें और इम्प्रोवाइजेशन और एडिशन और नए नए वर्ड्स ऐसे बनते बनते आज तक की वोकैबुलरी बनी है। इट डिटरमाइंस द बेसिक एलिमेंट्स, अर्लीस्ट नोन यूज एंड चेंजेस इन फॉर्म एंड मीनिंग ऑफ अ लिंग्विस्टिक फॉर्म। मतलब बेसिक क्या क्या एलिमेंट्स, जैसे मेन वर्ड्स क्या क्या थे, अर्लीस्ट सबसे पहले किस टाइप से यूज किया जाता था, क्या क्या उसके फॉर्म में चेंजेस हुए हैं बोलते बोलते, मीनिंग ऑफ अ लिंग्विस्टिक फॉर्म, क्या उसके लैंग्वेज का मीनिंग है, ट्रेसिंग इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, काफ़ी सारे वर्ड्स दूसरे लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आ गए, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश से भी दूसरे लैंग्वेज में गए होंगे। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द सिमिलैरिटी ऑफ अ लिंग्विस्टिक फॉर्म विद अदर लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस में अगर सिमिलैरिटी है तो क्या बोलने में सिमिलैरिटी है। इन इंग्लिश ग्रामर अ रूट इज अ वर्ड और वर्ड पार्ट फ्रॉम विच अदर वर्ड्स ग्रो। जैसे कि रन से रनिंग बना, ठीक है, यूजली थ्रू द एडिशन ऑफ प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रेफिक्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वर्ड के आगे जो वर्ड लगता है, जैसे कि यू कैन से आगे का मतलब यहाँ मतलब पहले, और सफिक्स मतलब अगर कोई वर्ड उसके बाद लग रहा है तो मैम सफिक्स का कोई एग्जाम्पल बताइए। जरूर बताएंगे, इसके बाद हम लोग प्रेफिक्स सफिक्स करेंगे, उसमें देखेंगे। इट इज द हार्ट ऑफ द वर्ड। हार्ट ऑफ द वर्ड मतलब रूट ऑफ द वर्ड, या फिर यू कैन से द मेन वर्ड। ये हमने कर लिया। चलो अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। अब देखो यहाँ पर एरो, एयर या फिर एरो का मीनिंग क्या है? एयर वर्ड्स देखो इससे क्या क्या बने हैं, एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरेट, एरियल। एक चीज नोटिस करो, ये चारों वर्ड ही एयर से रिलेटेड है। एरोप्लेन मतलब एयर में जो प्लेन चलता है, एरोस्पेस मतलब स्पेस में जो एयर है, एरेट मतलब कोई चीज में हवा देना, एरियल मतलब कुछ भी रिलेटेड टू एयर, जैसे कि जो एनिमल्स, जो एरियल एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो इनका जो मेन हार्ट ऑफ द वर्ड क्या है? एयर। सब कुछ एयर से रिलेटेड है।
ठीक है, तो इसका जो मेन रूट होगा वो होगा एरो, और इसका मीनिंग क्या है, एयर, और ये सारा आप मीनिंग देख सकते हो, इट्स ऑल रिलेटेड टू एयर। ठीक है, अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है आपने, एंथ्रोप का जो भी मीनिंग है दैट्स ऑल रिलेटेड टू मैन। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मैन, फिलेंथ्रोपी मतलब लव फॉर मैनकाइंड, मिसैंथ्रोपी मतलब हेटर ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोमोर्फिज्म anthropomorphism anthropomorphism is attributing human characteristics to a god, animal or a object। तो ये सब कुछ मान से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस तरीके से वर्ड्स बनाए गए। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे वर्ड्स पहले से आ गए, पहले से रूट ऑफ वर्ड्स आए हैं और उससे नए 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 वर्ड्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखो आर्च से क्या क्या वर्ड बनाए इन्होंने, आर्क बिशप, मोनार्क, आर्चर, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आर्क का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, प्राइम या रूलर, और इसका देखो मीनिंग, आर्क बिशप का हेड ऑफ चर्च, मोनार्क इज हेड ऑफ स्टेट और किंग, आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ थिंग्स। वैसे इन तीनों का मीनिंग बहुत ज़्यादा सेम तो नहीं है, बट फर्स्ट या प्राइम, फर्स्ट आर्क बिशप मतलब चर्च का एकदम फर्स्ट आदमी, हेड आदमी, मोनार्क मतलब जो स्टेट का फर्स्ट आदमी हो, हेड हो, किंग हो, आर्कियोलॉजी का देखो मीनिंग एकदम ही डिफरेंट हो गया कि मतलब पुराने जमाने की चीजों के बारे में पढ़ना, बट फर्स्ट से रिलेटेड है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो बिब्लियो का मीनिंग यानी बुक। बिब्लियो से आपको याद होगा, बिब्लियोग्राफी आपने प्रोजेक्ट बनाया है। बिब्लियोग्राफी इज लिस्ट राइटिंग ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल इज लवर ऑफ बुक्स, बाइबल इज द बुक, मेन बुक। तो बाइबल, बिब्लियो काफी सिमिलर है। बायो का मतलब लाइफ, बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो यानी स्टडी ऑफ लाइफ, biography is writings of life, and biosphere is life around us। तो ये this is all related to life। नेक्स्ट देखो सेंट का मीनिंग इज 100, तो सेंचुरी होता है इसीलिए, यस अब आप समझ में आए सेंचुरी क्यों बोलते हैं 100 को, क्योंकि सेंट का मीनिंग ही 100 होता है। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना, आई एम सेंट परसेंट कॉन्फिडेंस, आई एम सेंट परसेंट कॉन्फिडेंट दैट आई विल विन द मैच। सेंट परसेंट मतलब 100%। सेंटेनरी का मतलब 100 ईयर्स एनिवर्सरी, परसेंट को तो आपको पता ही है, परसेंट। अब आपको समझ में आ रहा है, परसेंटेज, परसेंट, देखो परसेंट इज परसेंट मतलब पर 100। नेक्स्ट देखो साइड, टू किल, पेस्टिसाइड, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड एंड जिनोसाइड। टू किल फादर, टू किल मदर, टू किल ब्रदर, टू किल द होल रेस। पेस्टिसाइड, टू किल द पेस्ट। Cracy, to rule, democracy, gerontocracy and aristocracy, rule of the people, rule by the old people, rule by the elite। तो ये आप देख रहे हो, ये सबकी मीनिंग्स दी हुई है। डर्म देखो, डर्म स्किन, डर्मेटोलॉजी, यस तो स्किन का जो भी स्टडी होता है इट्स कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। बाकी डर्म इज टफ स्किन एंड एपिडर्मल इज आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मल स्किन आपने पढ़ा है बायो में, एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल स्किन, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्किन। नेक्स्ट इज ईगो का मीनिंग होता है सेल्फ, तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ऑल्टर ईगो, सब कुछ ईगो से रिलेटेड होगा। फिर ईगोइस्ट मतलब प्री ऑक्यूपाइड विद वन सेल्फ, क्या नहीं बोलते हैं तुम्हारा ईगो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसका मीनिंग होता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप अपने आप से ऑक्यूपाइड, आपको और कुछ दिखता ही नहीं अपने आप को छोड़ के। ईगोटिस्ट इज फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट वन सेल्फ, कोई लगता है मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं बहुत सुपीरियर, कोई भी सिचुएशन है आई एम वेरी सुपीरियर, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट होना। ऑल्टर ईगो इज द अदर सेल्फ। नेक्स्ट देखो यू इज गुड। ऊपर एक वर्ड याद है हमने पढ़ा था ना, यूलोजाइज, ये देखो यूलोजाइज वर्ड यहाँ लिखा है, तो यू का मतलब ही अगर गुड है तो यानी यूलोजाइज तो पॉजिटिव वर्ड होना ही था, राइट। तो यूफनी, यूथनेशिया, इट्स ऑल गुड। तो गुड से रिलेटेड क्या है देखो, यूलोजाइज का मतलब टू प्रेज, यूफिनी का मतलब प्लेजेंट और गुड म्यूजिक, एंड यूथनेशिया इज मर्सी किलिंग, टू किल फॉर गुड। टू किल फॉर गुड भी कोई चीज होता है, यस जैसे कि सुसाइड होता है, दैट इज किलिंग वन सेल्फ ड्यू टू डिप्रेशन या कोई भी रीजन। यूथनेशिया इज किलिंग समवन एल्स, एंड इट्स मतलब कोई वैसा मर्डर टाइप का नहीं है, इट्स लाइक वो ऑर्डर्ड होता है प्रॉपर। अगर आपने वो मूवी देखी होगी, एक ऋतिक रोशन की मूवी थी गुजारिश, दैट वाज बेस्ड ऑन यूथनेशिया। उसमें ही वाज पैरालाइज्ड, ही कुडंट मूव, उसका कोई भी पार्ट बॉडी का काम नहीं करता था, बट स्टिल ही वाज लिविंग, बट ही डिड नॉट वांट टू लिव एनी मोर, सो ही रिक्वेस्टेड फॉर यूथनेशिया। एंड देन जो भी मूवी का स्टोरी था, किसी को मारना
so that उसकी अच्छे के लिए. Okay, next is acri, that means bitter. Acrimony and acrid. Acrimony is feelings of hatred. Acrid, bitter or foul smell. तो ये देख लो कुछ भी मतलब बहुत नेगेटिविटी से कनेक्टेड है. Okay, next we come to tele. Tele is far. Tele, telephone, telegram, telepathy. Means of talking, means of writing. टेलीपैथी क्या होता है? फीलिंग्स फेल्ट एट अ डिस्टेंस. मेरे को लगा, इंट्यूशन आया कि वो मुझे याद कर रहा है, हिचकी आना, ये सब टेलीपैथी. पैथोस इज इमोशन. पैथोस इज इमोशन. सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी. अब आप बोलेंगे पैथोस एग्जैक्टली तो वर्ड नहीं यूज किया. ये एक मेन रूट वर्ड है, इसको ट्रांसफॉर्म करके वर्ड्स बनाए जाते हैं. पैथोस इज इमोशन, तो सिंपैथी इज ऑल्सो एन इमोशन, एपैथी इज ऑल्सो इमोशन, एंटीपैथी इज ऑल्सो एन इमोशन. तीनों का मीनिंग देखो. सिंपैथी इज सिमिलर फीलिंग्स, आई सिंपैथाइज विथ यू, हाँ मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ. एपैथी इज इनडिफरेंट, आई डोंट केयर. एंटीपैथी इज ऑपोजिट फीलिंग्स और हेट. जेक्ट, अभी हमने क्या ना रिजेक्ट वाला. जेक्ट इज थ्रो आउट, रिमूव. रिजेक्ट, इंजेक्ट, eject. रिजेक्ट इज डिस्कार्ड. इंजेक्ट मतलब अंदर डाल देना, जैसे कि इंजेक्शन. एंड इजेक्ट इज बाहर निकालना, इज ब्रिंग आउट. सेक्ट, इंसेक्ट, यस. कट आउट, दैट इज इंटरसेक्ट, सेक्शन, डिसेक्ट. तो इंटरसेक्ट का देखो मीनिंग क्या दिया है, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, सेक्शन इज अ पार्ट, जैसे बोलते हैं ना, इसका एक सेक्शन मुझे दे दो, ये पार्ट. एंड डाइसेक्ट इज कट आउट, डाइसेक्ट करना, कोई भी चीज को कट करना. vis, to see. Vision, visible, envision. Vision is eyesight, visible is can see or not see, is it visible or not. Envision is see beyond something. तो देख रहे हैं, vis is related to eyesight. Vor is eat or eat greedily. Voracious, carnivorous, devour, herbivorous. यहाँ पर आप बोलोगे कि वॉर का स्पेलिंग अलग है, वही ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, मीनिंग देख लो. voracious is greedy, carnivorous flesh eating, devour is gulp away, herbivorous is grass or plant eating. ये सब कुछ eating से related है. Next we come to sen is old, senior, senate, senile. Experience due to age, council of senior members, mentally unstable due to old age. ये सब देख रहे हो, सब old age से related है. Senior member है, old है, experience due to age. सो दिस वॉज रूट ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे और रूट ऑफ वर्ड्स मिलेंगे, बहुत 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 सारे. ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उससे हमें समझ में आ गया कि रूट ऑफ वर्ड्स क्या है, इंग्लिश कैसे बना है थ्रू आउट द ईयर्स. चलो एक्सरसाइज देखें. मेक न्यू वर्ड्स कंबाइनिंग द रूट वर्ड एंड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस, ईच इज यूज्ड ट्वाइस. वो ये तो बहुत सिंपल है. इसमें क्या बोला है कि ये सब रूट वर्ड्स है. ठीक है, ये सब रूट वर्ड्स है. मे बी दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन, मे बी दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. जैसे कि रनिंग, जिसमें रन अपने आप से भी काम कर सकता है, रिजेक्ट में जेक्ट अपने आप से काम नहीं कर सकता. इट नीड्स सम ऑफ द अदर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगाया जाए. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे 1 2 3 4 5 प्रीफिक्स दे दिए गए हैं और 10 रूट वर्ड्स दे दिए गए हैं. अब आपको इसके आगे में ये सब वर्ड्स लगा के नॉर्मल वर्ड्स बनाने हैं. हर एक जो प्रीफिक्स दिया है वो 2 वर्ड्स में यूज होगा. नाउ ट्राई टू डू दिस. चलो करो, फिर हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं. ट्राई करना कि देखो कोई गलती भी हो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी में एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं तो एक बार साइड में लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे क्या राइट आंसर होगा. एग्जाम में ये गलती मत करना कि एक से ज्यादा आंसर्स लिख के लाओगे और टीचर आपस में डिसाइड करेगा कि कौन सा राइट है. ऐसा वो कभी नहीं करेगा. जो भी सपोज एक आंसर का ये वाला राइट आंसर है, आपने ये और ये दोनों कर दिया. अब वो अपने आप से नहीं देखेगा कि क्या राइट है, उसको जो पहला दिखेगा वो उसी को मानेगा आपका आंसर. ठीक है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक. सो लेट्स स्टार्ट. नहीं, पहले ले लो थोड़ा टाइम, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला देखो, सारे एक बार लगा के देखते हैं. डी प्लेस नहीं होगा. ओवर प्लेस नॉट पॉसिबल. एंटी प्लेस नो मीनिंग. प्री प्लेस नो मीनिंग. प्रीपोन होता तो फिर भी मीनिंग होता. दिस प्लेस, यस दिस मेक सेंस. वील राइट हियर दिस. So this place. Okay, next आओ. Decode, फर्स्ट वाला ही करेक्ट लग रहा है. Decode.
डिवेंट, ओवरवेंट, एंटीवेंट, प्रीवेंट. यस, प्रीवेंट एक वर्ड होता है ना, प्रिवेंट. वी शुड प्रिवेंट जंक फूड. नेक्स्ट देखो, डी सोशल, ओवर सोशल, एंटी सोशल, प्री सोशल, डिसोशल विल बी एंटी सोशल. इसको हम बाहर लिख दे रहे हैं, बट ये होगा यहीं पर पहले ही. नेक्स्ट बताओ, ये तो बहुत इजी है. दिस विल बी डिसओबे. नेक्स्ट देखो, डी एक्ट, ओवर एक्ट, एंटी एक्ट, प्री एक्ट, डिस एक्ट, ओवर एक्ट. नेक्स्ट, सेप्टिक, बहुत इजी है, समझ में ही आ रहा है, एंटीसेप्टिक होगा. एज देखो, डी एज, ओवर एज, एंटी एज, प्री एज, डिस एज, ओवर एज. नेक्स्ट देखो, डिपेंड, एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्व. देख लेते हैं हर एक वर्ड 2 बार हमने यूज किया है कि नहीं. डिस, डिस, डी, डी, एंटी, एंटी, over, over, and pre, pre. Yes, we are done. तो हमने ये करेक्टली कर लिया है. तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा. फाइन. तो दिस इज रूट ऑफ वर्ड्स. ये सब मेन रूट वर्ड्स है, एंड ये सब हमारे प्रीफिक्सेस लगा लगा के बनाए गए हैं. ओके, और एक एक्सरसाइज है, वो भी देख लेते हैं. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन रूट वर्ड्स. ओके, तो रूट वर्ड्स दिया है, उसका मीनिंग हमें गेस करना है. ठीक है, करते हैं. चलो, फर्स्ट इज डुओ. डुओ, ओके. डुओ का मतलब एक डुएट डांस होता है ना, डुओ. तो क्या होगा? टू. ऑड, ऑडियो. ऑड, ऑड वर्ड देखो कहाँ यूज हो रहा है, ऑडियो, राइट. ऑडियो मतलब कुछ ना कुछ साउंड से रिलेटेड है, तो साउंड. बिब्लियो, ये तो अभी हमने किया, बुक. स्केड, और यू कैन से सेड. नहीं, सेड तो नहीं होगा, ये तो कैड ही होगा. ओके, दिस का मीनिंग है गो, एंड ईगो का मतलब सेल्फ. सो इस टाइप के ही आपके सिंपल ही आएंगे. ऐसा प्रीफिक्स लगाने का एक्सरसाइज आ सकता है, या फिर इस तरीके का चूज द करेक्ट मीनिंग आ सकता है. बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा इसमें से. ओके, नाउ वी कम टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रीफिक्स एंड सफिक्स तो अभी हमने समझ लिया क्या होता है. ठीक है, तो और इजी हो जाएगा अब तो समझने में. प्रीफिक्स क्या है? इट इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that appears at the beginning of a word and changes the word's original meaning. पूरा मीनिंग ही चेंज कर दे रहा है. ऐसा नहीं है कि प्रीफिक्स लगाने से मीनिंग चेंज नहीं होता. प्रीफिक्स लगाने से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है. सफिक्स लगाने से भी मीनिंग चेंज होता है. इट्स अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज यूजुअली एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड्स टू चेंज द वे अ वर्ड फिट्स इनटू अ सेंटेंस ग्रामेटिकली. दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? अफिक्सेस. तो अफिक्सेस होते हैं कि वर्ड को आगे या पीछे लगा के वर्ड का मीनिंग चेंज करना. एंड अफिक्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स. फाइन. प्रीफिक्स एंड सफिक्स आपस मतलब अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है. वो लोग खुद से तो रह ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो वो वर्ड हो जाता. प्रीफिक्स सफिक्स को दूसरे वर्ड के आगे या पीछे में ही लगा के एक वर्ड बनाया जाता है. ओके, चलो अब एग्जाम्पल्स में चलते हैं. अब देखो, ये सब प्रीफिक्स दिया हुआ है. ये सब प्रीफिक्स लगाने से क्या क्या वर्ड बनाए जा सकते हैं. इससे भी और ज़्यादा वर्ड्स बन सकते हैं. यहाँ पर खाली आपको एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एम्पी, एम्बी, एम्फी. तो एम्बी से देखो एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्फी से एम्फीबियन, एम्फी थिएटर. इसका मीनिंग क्या है? बोथ. अगर एम्बी या एम्फी वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब बोथ लगा के दूसरे का मीनिंग चेंज किया गया. अब देखो, एम्बिगुअस मतलब 2 टाइप की बातें करना, अनक्लियर बात करना. एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन. अच्छा, एम्फीबियन का तो मीनिंग आपको पता है. एम्फीबियन मतलब क्या? जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, तो इसलिए बोथ का वर्ड यूज यहाँ किया गया है. तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से प्रीफिक्स लगा के वर्ड बनाए गए हैं. नेक्स्ट देखो, खाली ए लगा के भी वर्ड बनाए जा सकते हैं. हिंदी में किया ना हमने, अ लगाने से ऑपोजिट्स बन जाते हैं, वैसे ही ए लगाने से भी एंटोनिम बन सकता है. जैसे कि देखो, विदाउट. ए का मतलब होता है विदाउट. atypical, apathy, that's apathy, या aback, या aback, was shocked, I was taken aback.
Anti is before, antecedents, antediluvian. Benny is good, so benevolent, benediction, benign. Bi is to, bicycle, देख रहे साइकिल जिसमें दो पहिए, बाईसाइकिल. Bicamberal, biannual. Circumference, तो around, circumference, circumlocution and circumspect. Dichotomy, diurnal, dilemma. This is faulty, dysfunctional, dyslexia. अब इसके बाद काफी और भी प्रीफिक्स दिए हुए हैं, इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लेना. सिंपल है, प्रीफिक्स दिया है, उसका मीनिंग दिया है एंड उसके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग सफिक्स में. मैंने बोला था ना कि सफिक्स का एग्जांपल कराएंगे. देखो सफिक्स मतलब एबल और एबल, जैसे कि कैन बी डन, तो केप एबल. तो देख रहे अगर मैं इसको अलग से पढ़ूं, कैप वर्ड लो और एबल वर्ड लो, ठीक है, तो कैप, और अब मैं इसमें एबल लगा दूं, कुछ भी कैप से रिलेटेड नहीं रहा, पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया. केपेबल, कोई चीज का दैट कैन बी डन, तो केपेबल मैं हूं मैं इस काम को करने के लिए. रीडेबल, कन्वर्टेबल, तो देख रहे एबल एंड एबल. AC या C, दैट्स ऑफिस ऑफ स्टेट ऑफ कंडीशन. इन्फेंसी, प्रिवेसी, एजेंसी. एज देखो एक्शन या प्रोसेस. पिलग्रिमेज, बॉन्डेज, पिलफरेज. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर और सफिक्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लोगे. इसी तरीके के आपके प्रीफिक्स एंड सफिक्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखो, यूज अ प्रीफिक्स टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन. एक प्रीफिक्स लगाने से ही ये वर्ड ऑपोजिट हो जाएगा. एंटोनिम्स में क्या था ना कि जस्ट एक प्रीफिक्स लगाने से ही लाइकली का अनलाइकली कर दिया था तो चेंज हो गया था. ठीक है, तो इस टाइप के ही एक्सरसाइजेज आएंगे. चलो करके देख लेते हैं एक्सरसाइजेज. यूज अ प्रीफिक्स टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन. रैप में क्या प्रीफिक्स लगाएंगे कि उल्टा हो जाएगा? रैप करना तो अनरैप करना, राइट? तो इसमें हम लोग लगा देते हैं अनरैप. यूएन लगाया, प्रीफिक्स लगाया, चेंज हो गया मीनिंग. कनेक्ट, आई एम कनेक्टिंग द कॉल टू श्रेया, तो कॉल डिस्कनेक्टेड, तो DIS लगाने से वर्ड चेंज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया. बिहेव, बिहेव का ऑपोजिट क्या हो सकता है? डू नॉट मिसबिहेव विथ मी, तो मिस. नेक्स्ट देखो फोल्ड. फोल्ड का क्या होगा? कोई भी चीज को अनफोल्ड करना. फोल्ड करना और अनफोल्ड करना मतलब उसको खोलना. स्पेल का बताओ? मिस स्पेल. सिंपल. नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. प्रीफिक्स लगाओ या सफिक्स लगाओ, जो भी वर्ड लिखा है, और इसको प्रॉपर वर्ड बनाओ. अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से वर्ड चेंज होता है और उसको सेंटेंस में यूज करने का तरीका भी चेंज होता है. जैसे कि आई रन इन द पार्क एवरी डे एट 5 o'clock. ठीक है, तो आई रनिंग इन द पार्क एवरी डे फॉर 5 o'clock हो सकता है? नहीं. आई गो फॉर रनिंग इन द पार्क, या फिर आई गो फॉर अ रन. ठीक है, तो आप देख रहे हो सेंटेंस को भी चेंज करना पड़ता है जब उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड किया जाता है. तो वही काम हमें यहाँ पर करना है. ठीक है, कर लेते हैं. आई द टीम ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द चैंपियन. चैंपियन में क्या वर्ड लगाएंगे कि यहाँ पर सूट करेगा? बताओ. द टीम ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द डैश चैंपियनशिप. ठीक है, चैंपियन तो वो टीम बनेगा. The team will be declared as champion when they'll win the championship. तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर adjective को noun बना दिया. अब ये adjective noun का क्या चक्कर है? ये noun का कुछ चक्कर नहीं है, इसमें बस हमने ये जो ship word है ये एक suffix लगाया जिससे एक नया word बन गया. तो champion एक adjective होता है part of speech and championship noun होता है. ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वो एकदम बेसिक नॉलेज है. चैंपियन मतलब कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव. चैंपियनशिप इज अ नाउन. आई थिंक यू शुड डैश ऑन योर डिसीजन. आई थिंक यू शुड डैश योर डिसीजन. इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू. तुम्हारा डिसीजन मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू. कंसिडर वर्ड दिया है. कंसिडर मतलब सोचना. तो आई थिंक तुम्हें अपने डिसीजन को दोबारा सोच लेना चाहिए. बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लग रहा है मैंने कि मुझे लग रहा है कि तुमने लिया है. तो कंसिडर को फिर से करना. सोचा तो है ही तभी डिसीजन लिया है, बट एक बार फिर से सोच लो. तो रिकंसिडर. रिकंसिडर इज अ वर्ड
तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा ये reconsider. Next, the CEO has been responsible for many dash decisions. अब देखो, CEO रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी पॉपुलर डिसीजंस तो हो ही सकता है, मतलब CEO भाई बहुत अच्छा पॉपुलर डिसीजंस लिया है, सबको मालूम है, बट कुछ ऐसा वर्ड लगा के भी यहाँ पर इसका यूज करना है, तो क्या वर्ड हो सकता है? सोचो. हो सकता है CEO इसलिए भी फेमस हो क्योंकि उसने बहुत अनपॉपुलर डिसीजंस लिया हो, बहुत ही मतलब ऐसा डिसीजन लिया हो जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. तो अनपॉपुलर मतलब जो सब लोग नहीं ले पाते. उसने बहुत अलग अलग टाइप के डिसीजंस लिए जो सब लोग नहीं ले पाते. इट्स नॉट अ वेरी कॉमन या पॉपुलर टाइप ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट देखो, हिज डैश कमेंट्स मेड हिम डिसलाइक्ड बाय द फीमेल एम्प्लॉइज. तो उसने कुछ तो ऐसा कमेंट किया है जो फीमेल एम्प्लॉइज को पसंद नहीं आया. वर्ड क्या है देखो, सेक्स. तो हिज वर्ड क्या होगा यहां पर? हिज सेक्सिस्ट कमेंट्स. मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐसा बातें कही हैं कि जो फीमेल सेक्स है उसको इतना ये नहीं मिलना चाहिए, लिबर्टी नहीं मिलना चाहिए, ये जो भी कुछ भी बात हुई होगी. आजकल वैसे भी फेमिनिज्म के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ है सबके, तो उसने कुछ ऐसा कमेंट दिया होगा जो फीमेल एम्प्लॉयज़ को पसंद नहीं आया. तो इसमें हमने प्रीफिक्स सफिक्स लगाया IST और बना दिया एक नया वर्ड. नेक्स्ट देखो, dash of speech and belief is extremely important for the health of an individual. Free speech and belief is extremely important, would be correct, but dash of speech, तो freedom of speech. ठीक है. Some TV shows are completely dash for children. They mustn't watch them. तो देखो, सम टीवी शोज आर कम्प्लीटली सूटेबल, बट अगर किसी को नहीं देखना चाहिए वैसे तो ऑब्वियसली इट इज ऑपोजिट. तो क्या प्रीफिक्स लगाएंगे ऑपोजिट बनाने के लिए? अनसूटेबल. तो अनसूटेबल कॉपी कर लेना वर्ड. द पार्टी वॉज डैश, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. पार्टी वॉज डिजास्टरस. पार्टी वॉज अ डिजास्टर अगर अ होता तो, बट पार्टी वॉज डिजास्टरस. तो डिजास्टरस हम लोग यहाँ पर वर्ड बनाकर लिख देंगे. They had to dash the lion before they could catch it. उनको लायन को थोड़ा काम शांत करना पड़ा before they could catch it. तो tranquilize. He needed to dash the temperature. He needed to regulate the temperature. Regulate. You need a dash of motivation, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिविजन टू लर्न इंग्लिश. तुम्हें इन सब का कंबाइन करके कुछ चाहिए. तो कोई चीज को जब कंबाइन करते तो क्या बन जाता है? कॉम्बिनेशन. तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन. फाइन. तो वी आर डन विथ रूट ऑफ वर्ड्स, वी आर डन विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स. तो एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वी विल स्टार्ट ऑफ विथ फ्रेजल वर्ब्स. Welcome back after the break. We were to start phrasal verbs. Phrasal words का मतलब क्या? Phrasal verb का मतलब it's a group of words that functions as a verb. It consists of a verb that is combined with a preposition or adverb or both. मतलब एक verb है, उसमें add किया गया है एक preposition या फिर एक adverb, ठीक है, या फिर दोनों. द मीनिंग ऑफ अ फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट्स. मतलब जो वर्ड है ना, मतलब या जो वर्ब है, मेन वर्ब है जिसमें ऐड किया है हमने प्रेपोजिशन या वर्ब, उसका मीनिंग या फिर प्रेपोजिशन और एडवर्ब का मीनिंग, उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है. मतलब ए और बी बन के सी बन गए. ए और बी का सारा कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दिया, कुछ नया वर्ड बन गया, नया मीनिंग बन गया. ठीक है. द पार्टिकल
that is the preposition or adverb can change the meaning of the verb completely. For example, see, pass is the main verb, ठीक है, pass. अब pass में मैंने तीन तीन नए नए prepositions लगाए. pass के साथ मैंने लगाया away, pass के साथ मैंने लगाया out, pass के साथ मैंने लगाया up. तो pass तो सेम वर्ड ही रहेगा. pass का जनरल मीनिंग क्या होता है? पास करना. या प्लीज पास मी द बॉटल, या प्लीज पास मी द बुक, या शी वॉज पासिंग बाय व्हेन आई वॉज कमिंग टू ऑफिस. तो पासवर्ड. अब उसके साथ जब मैंने अवे, आउट और अप लगाया, उसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो गया. देखो कैसे. पास अवे, पास अवे मतलब डाई. शी पास्ड अवे लास्ट वीक. तो पास्ड अवे मतलब डाई. देख रहे हो, पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया. सो दीज आर नोन एज फ्रेजल वर्ब्स. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रेजल वर्ब सॉल्व करना. पास आउट, पास आउट मतलब लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना. शी पास्ड आउट एंड ले ऑन द फ्लोर. पास अप, डिक्लाइन एन अपॉर्चुनिटी, कोई चीज को मना कर देना, कोई अपॉर्चुनिटी को मना कर देना. We made her we gave a proposal to her regarding the project, but she passed up. She lost on that opportunity. फाइन. तो इस तरह से कितने सारे वर्ड्स हैं जिसमें इस तरीके से वर्ड्स लगा लगा के एक नया मीनिंग बनता है. फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश वोकैबुलरी. इट्स हाउ वी स्पीक. ये बताते हैं ना कि हमें क्या बोलना, हम बोलना क्या चाहते हैं. अब देखो, शी डाइड लास्ट वीक भी तो बोल सकते थे, बट एक सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में, एक पॉश टर्म्स में वी कैन से कि शी पास्ड अवे लास्ट वीक. ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब्स का पता होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब सपोज आपको कुछ तो पता है कि पास वर्ड के साथ कुछ लगाते हैं जिसका मीनिंग होता है डाई. अब आप पास अवे की जगह लिखोगे या बोलोगे शी पास्ड आउट लास्ट नाइट या शी पास्ड आउट लास्ट वीक, तो सामने वाला तो ये समझेगा, जिसको इंग्लिश आता हो, कि अच्छा वो बेहोश हो गई है. तो उसको क्या पता, आप तो ये बता रहे हो कि वो मर चुकी है. ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. Phrasal verbs are used mostly in spoken English and in formal text, but they are less appropriate in formal language. Formal language में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, but देखो करते हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये यूज़ करते हैं, बट जनरल टर्म्स में, कम्युनिकेशन में बात करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में पूरा यूज़ होता है. If you're writing a formal document or an academic essay, try to avoid using phrasal verbs and use more formal alternative instead. ये तो बताइए, आप एकदम प्रॉपर वर्ड्स यूज करोगे जब ऐसे राइटिंग करोगे या फिर कोई फॉर्मल मेल लिखोगे. वर्बल में phrasal verbs यूज होता है. Phrasal verbs have to be learned because many of them are idiomatic. You cannot deduce their meaning. अब ऑब्वियसली पास अवे का तो चलो मैंने आपको बता दिया, बट कितने फ्रेजल वर्ब्स, कितने कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं कि आपको याद ही रखने पड़ेंगे. वो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आता, बट इडियोमैटिक है, मतलब जैसे बस मुहावरे टाइप के बने हुए हैं. ठीक है. तो फ्रेजल वर्ब्स कैसे याद रहेगा? फ्रेजल वर्ब्स को जितना पढ़ोगे उतना कम है. फ्रेजल वर्ब्स को बहुत बार पढ़ना पड़ता है. देखो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी दिए हुए हैं आपके बुक में भी, और मैं पूरा एलएमएस में आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स पुट इन करके ज़रूर दूंगी. तो आप एलएमएस ये वाला क्लास करने के बाद आप एलएमएस में जाओगे एंड यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडिशनल फ्रेजल वर्ब्स. उसमें आपको उसका मीनिंग एंड उसका एक सेंटेंस ज़रूर मिलेगा. एंड प्लीज़ गो थ्रू दोज फ्रेजल वर्ब्स. आपकी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है और बढ़ेगी, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट सच वर्ड्स जिसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो. ठीक है. ओके. एडवांटेजेस तो है, काफ़ी है. फ्रेजल वर्ब्स बहुत है इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स तो पूरा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं. इट मेक्स इट मोर फ्रेंडली, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी फ्लोइंग. Another advantage is you can easily substitute a string of long words with a single phrasal verbs. अब जैसे देखो यहाँ पर एक दिख रहा है फ्रेजल वर्ब है और इसका इतना बड़ा मीनिंग है, तो इसके जगह खाली अगर मुझे एक या दो वर्ड लगाने मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा. ठीक है. This will make the conversation natural and fluent. If you learn at least the most commonly used phrasal verbs, you will definitely increase your overall fluency and understanding. Fine. चलो अब आते हैं हम लोग पहला फ्रेजल वर्ब लुक से. तो लुक के साथ देखो कितने वर्ड्स लग सकते हैं. आफ्टर, लुक इनटू, लुक आउट, लुक फॉर, लुक थ्रू, लुक अप टू, लुक अवे. सबका अलग अलग मीनिंग है. देखो, लुक आफ्टर इज टू टेक केयर ऑफ, बोलते ना, माई मदर लुक्स आफ्टर मी. लुक इनटू समथिंग.
to find out more about something in order to prove the situation, to investigate or examine. The CBI is requested to look into the matter or look into the murder case. Look out is to be careful to avoid imminent danger. तो look out से कोई भी sentence बना लो, जैसे कि look out for danger whenever you travel in the jungle. Look for is very easy, general language में बहुत use करते हैं. I'm looking for my lost book, to search for something or someone. Look through is मतलब इतना ज़्यादा करीब से या इतना ज़्यादा ध्यान से उसको देखना कि लग रहा है कि फाड़ के निकल जाएंगे उसमें से नज़र. ठीक है. To examine something usually quickly. तो I'm just looking through. जैसे कि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वी आर जस्ट लुकिंग थ्रू द क्लोथ्स. ठीक है. या फिर कोई बुक देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, किसी ने कोई ऐसे लिखा है, तो आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू व्हाट ही इज रिटन. लुक अप इज टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन यूजुअली इन अ बुक. जैसे कि कुछ मुझे ढूंढना है, कोई डिक्शनरी में से कोई वर्ड ढूंढना है, तो लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी. लुक अप टू मतलब किसी को बहुत इज्जत से देखना. ठीक है. बहुत, मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ. आई लुक अप टू माई फादर. राइट. Look away. To turn your eyes away from someone or something that you were looking at. तो कभी मैं इधर देख रही, suddenly I looked away. ठीक है. तो देख रहे हैं आपको कि लुक के बाद इतना सारे ये सब वर्ड्स लगाने से कितना सारा मीनिंग्स निकल के आया. और लुक से मतलब बहुत डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आया. सिमिलरली ब्रिंग से आप देखोगे, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग समवन राउंड, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग इन, सबका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. पुट से दिया है. नेक्स्ट टेक. ठीक है. तो इसको आप रीड कर लो. रीड करोगे, जितना बार रीड करोगे उतना याद रखने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है. एंड मैं आपको पूरा A to Z तक फ्रेजल वर्ब्स दूंगी, डोंट वरी. नेक्स्ट वी कम टू, और भी फ्रेजल वर्ब्स है जो चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं. बियर विथ समवन, बी पेशेंट विथ समवन, किसी के साथ अरे भाई थोड़ा बर्दाश्त कर लो. बी अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, ही इज अप टू समथिंग. टू चेंज हैंड्स, टू गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब अभी इसके साथ दोस्ती थी, अभी इसके साथ दोस्ती हो गई. टू चेंज कलर, मतलब नहीं होता चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, चेहरे का रंग उड़ गया. टू चेंज कलर, तो हर फेस चेंज्ड कलर व्हेन वी कॉट हर रेड हैंडेड. ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब एग्जैक्ट इसी तरीके से यूज होगा, बियर विद समवन. तो वी आस्क्ड हर टू बियर विद मनीषा टिल द टाइम द प्रोजेक्ट वाज ऑन. ठीक है. इस तरीके से ये यूज होगा थोड़ा बहुत इधर उधर करके. टू कट शॉर्ट, टू डू अवे विद समथिंग, टू बी ऑल ईयर्स, टू बी ऑल आइज, ये सब पढ़ लोगे. बहुत बहुत सिंपल है एंड सबका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है. एक्सरसाइज कर लेते हैं. चलो. Each sentence given below contains an incomplete phrasal verb. Complete the expression by supplying a suitable preposition and adverb particle. Choose your answer from the options given in the brackets. तो ऐसे ही एक्सरसाइजेस आएंगे. जितना फ्रेजल वर्ब्स पढ़ के रखोगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या वर्ड के बाद क्या लगाना चाहिए. देखो ऐसा नहीं कि ये सब लर्न करना है, लर्न नहीं करना है आपको, इसको आपको समझना है. जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा खुद से बना पाओगे. तो ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड आप यहाँ से लर्न करना है आपको. जस्ट पढ़ते समझ में आने लगेगा. जब आपको खुद भी समझ में आनेगा कि लुक के बाद डैश देके मैंने कुछ सेंटेंस लिखा है तो क्या लगाना वहाँ पर सही लगता है. और सपोज समझ में ना आए, आपको बहुत कंफ्यूजन है, तो क्या करो, हर एक वर्ड जो आपको लगता है कि लुक के बाद आफ्टर लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, आउट लगा के उसको यहाँ लगा के पढ़ो. जस्ट रीड द सेंटेंस. रीड करोगे आपको लगेगा अच्छा सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में हाँ ये बेटर लग रहा है, ये बेटर लग रहा है. तो धीरे धीरे आप अपने एक्सपीरियंस से लिख पाओगे कि हाँ ये सुनने में बेटर लग रहा है, ये सही होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं. नंबर 1 देखो. ऑल मारिया's relatives are of the opinion that she takes dash her mother. She takes, तो take word है. She takes dash her mother. She takes after her mother. She takes of her grandmother. Sorry, grandmother है. So she takes after her grandmother. She takes of her grandmother. She takes in her grandmother. She takes after her grandmother. ठीक है. She takes after क्यों लगा? She takes after her grandmother, अपने ग्रैंडमदर का बहुत ख्याल रखती है. मैम टेक्स आफ्टर मतलब वो ग्रैंडमदर के बाद लेती है. देखो वैसा लिटरल मीनिंग नहीं है ये. ठीक है. इट्स लाइक जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा ना, इडियोमैटिक है ये, मतलब इडियम्स की तरह है कि बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेक्स आफ्टर का मतलब होता है कि अपनी ग्रैंडमदर का ख्याल रखना, उनके हर चीज़ों का ध्यान रखना. ठीक है.
नेक्स्ट देखो, द म्यूजिक इज टू लाउड, कुड यू टर्न डैश द वॉल्यूम प्लीज, टर्न बैक द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम। म्यूजिक टू लाउड है, मेरे को थोड़ा कम चाहिए आवाज, तो क्या लगाएंगे, टर्न डाउन। क्विक, गेट डैश द बस और यू विल हैव टू वॉक होम। क्विक, गेट on the bus, get under the bus, get over the bus, get on the bus. We will take this issue dash when we meet next week. We will take this issue up, we'll take this issue on, we'll take this issue over. We will take this issue up. जैसे इसको ये भी बोल सकते थे, we will take up this issue when we meet next week. तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इस वर्ड के बाद ही ब्लैंक दिया हुआ रहेगा या एग्जैक्ट इस वर्ड के बाद ही ये प्रेपोजिशन आता है। फ्रेजल वर्ब्स इसको और मिला के ही बोला गया है, बट बीच में ये वर्ड आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम अफ्रेड दैट वी हैव रन डैश ऑफ जूस, विल यू ड्रिंक कॉफी। मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद जूस कम पड़ गया है। We have run with of juice. No, we have run out of juice. Run out मतलब शॉर्ट पड़ गया है। जूस, क्या आप कॉफी पी लोगे, ठीक है। Okay, so we move to the next exercise, that is complete the following sentences by fill in the blanks with suitable phrasal verbs. अब देखो यहाँ पर तो क्या था कि आपको ऑप्शंस दे दिया गया था और बोला था इसमें से ही यूज कर लो। अब आपको बोला है खुद से बनाओ, ठीक है, खुद से बना लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई थॉट द कॉन्फ्रेंस वॉज गोइंग टू बी बोरिंग, मुझे लगा कॉन्फ्रेंस बोरिंग होगा, बट इट डैश टू बी क्वाइट यूजफुल, बट इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट यूजफुल। He dashed the kitchen and made some tea. बहुत सिंपल है, he went into the kitchen and made some tea. अब देखो जरूरी नहीं है कि आपका सबका फ्रेजल वर्ब्स मतलब सबका सेम रहे, कुछ और फ्रेजल वर्ब्स का भी मिला के सिमिलर मीनिंग्स बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी ने केम इनटू लिखा है या आंसर में केम इनटू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वेंट इनटू द किचन, अब मुझे तो नहीं पता है ना, या आपको नहीं पता है कि यहाँ पर मैं किचन में हूँ और आप किचन में आ रहे हो, या मैं किचन के बाहर हूँ आप किचन में जा रहे हो, तो एक ही बात है, इसको लेके ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट में आते हैं, द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर हिम एवर सिंस। ओके, ये गलत है, इट विल नॉट बी एवरी सिंस, इट विल बी एवर सिंस। द पुलिस have been looking for him ever since he dash of the prison. He dash of the prison. He broke out of the prison. Broke out of the prison मतलब prison तोड़ के भागा नहीं, broke out का मतलब होता है he did not broke मतलब he did not break the prison, ये नहीं लिखा है ever since he broke the prison, नहीं, he broke out of the prison मतलब prison से भाग जाना, ठीक है। तो broke out का मतलब यहाँ पर हो गया prison से भाग जाना। Next, we left an hour earlier, but we drove so fast that we were able to dash with him. ठीक है, हमने 1 घंटा पहले हम लोग निकल गए, बट हम लोग इतना फास्ट चलाए कि हम लोग उसके साथ हो पाए। क्या हो पाएगा? We were able to catch up with him. यहाँ पर ना ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये अर्लियर की जगह लेटर होगा, कि हम 1 घंटा बाद निकले उससे, लेकिन हम इतना गाड़ी फास्ट चलाए कि हम लोग उसके साथ कैचअप कर पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, वी लेफ्ट एन आवर अर्लियर, हम लोग 1 घंटा पहले निकले, बट वी ड्रोव सो फास्ट दैट वी वर एबल टू कैच अप विथ हिम। नहीं, यहाँ पर देखो बट कब लगता है? जब ऐसा सिचुएशन हो, बट ऐसा सिचुएशन हो। लेकिन यहाँ इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वी लेफ्ट एन आवर लेटर बट वी ड्रोव सो फास्ट, कि हम लोग उसके साथ मैचअप कर पाए या कैचअप कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कैचअप का मीनिंग क्या होगा? कैचअप का मीनिंग क्या निकल के आया है यहाँ पर, कि हम लोग उसके साथ साथ आ गए, मतलब रास्ते में हम लोग मिल गए। The president asked the members of the cabinet to dash their letters of the resignation. President ने बोला चलो चलो सबके सब अपना resignation का लेटर दो, तो hand in. बाहर लिख रही हूँ hand in, मतलब सबके सब मेरे हाथ में लाकर दो, ठीक है। अब सपोज हम लोग को किसी को कुछ बांटना हो तो वी वुड हैंड आउट द लेटर्स, ठीक है, बोलते हैं ना हैंड आउट्स दे दो सबको। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे मांग रहा है, वो खुद ले रहा है, तो हैंड इन द लेटर्स, ठीक है। सो दिस वाज आवर
फ्रेजल वर्ब्स को प्लीज़ पूरा पढ़ना, मैंने खाली कुछ कुछ एग्जांपल्स कराए हैं, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको पढ़ने हैं और ध्यान याद रखने हैं, मतलब लर्न नहीं करना बट ट्राई करना कि दिन में एक बार तो पढ़ लेना, रोज कभी भी थोड़ा टाइम मिले इसको पढ़ लो, अपने फ़ोन में पिक्चर्स क्लिक करके रखो, कभी भी आना जाना कर रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ने से क्या होगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इंग्लिश का आपका पहले से अभी तक कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा और फ्रेजल वर्ब से बहुत आ जाएगा, एटलीस्ट स्पीकिंग स्किल्स तो बढ़ेंगे ही। मैं एलएमएस में बार बार बोल रही हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स का प्रॉपर एक्सरसाइज रहेगा, प्रॉपर असाइनमेंट रहेगा, उसको आप गो थ्रू करोगे, ठीक है। ओके अभी हमारे पास क्लास में आज टाइम है अभी भी, तो आज देखते हैं कोलोकेशंस, इडियम्स। ओके उसके बाद तो हमारा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। वाह, तो ट्राई करते हैं इसको आज ख़त्म करने का, एटलीस्ट कोलोकेशंस तो कर ही लेते हैं। चलो आओ कोलोकेशंस में आओ। फाइन, वी आर हियर इन द कोलोकेशंस। कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन इज अ familiar group of words, grouping of words, especially words that habitually appear together and thereby convey meaning by association. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साथ में रह के ही मीनिंग देते हैं, उन लोग को अगर किसी और वर्ड से सब्स्टिट्यूट किया जाए तो मीनिंग नहीं आता है। ऐसे कुछ वर्ड्स बन गए हैं, बोलते बोलते वो वर्ड्स ही सुनने में अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूजुअली से हैवी रेन एंड नॉट स्ट्रॉन्ग रेन और बिग रेन। अब जैसे एक काम करो ना, इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। अपना नाम बोलो, नेम एंड सरनेम बोलोगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। दीक्षा, मैं अपना नाम लेती हूँ, दीक्षा भुवाल का नेम सरनेम। अब उसके साथ कोई और सरनेम लगाओ या कोई और नेम लगाओ तो मेरे को इतना पसंद नहीं आएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली गर्ल्स है, शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, कुछ लड़कियों को तो पसंद भी आ रहा होगा अभी से अपना सरनेम चेंज करना, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट आई वांट टू से कुछ वर्ड्स को साथ में ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैवी रेन। हैवी रेन हम लोग ये बोलते हैं इट्स रेनिंग वेरी हैवीली, डू वी से कि इट्स रेनिंग वेरी स्ट्रांगली, इट्स रेनिंग वेरी, इट्स बिग रेन्स, ऐसे नहीं बोलते, ह्यूज रेन्स नहीं बोलते, हैवी रेन्स बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स इस तरह से बोलते बोलते हमारी वोकैबुलरी में आ गए हैं, ठीक है। Even though they are grammatically correct, but both strong rain and big rain sound completely strange, अजीब लगता है बोलने में, ठीक है। तो if you use the normal collocation, that is heavy rain, your English will sound a lot more better and more natural. नहीं तो लगेगा ये जबरदस्ती का इंग्लिश उसको बोलने का आदत पड़ गया है, ठीक है। अब collocation क्यों चाहिए? collocation यार, वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश बोलना है, तब तो चाहिए ही, सब कुछ ही चाहिए। तो एक तो इट मेक्स द लैंग्वेज इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल, helps adhere to a proper pre-decided structure of language, aids in giving other better forms of presentation of words, enhances language skills, leads to innovation, extend beautifies the language. ठीक है, एक तो हमारा लैंग्वेज को ये इंटरेस्टिंग बनाता है, नेचुरल बनाता है, लगता है कि हाँ इसको इंग्लिश की जानकारी है। एक तो इट adheres to proper pre-decided structure of language, मतलब पहले से ही लोग इस तरह से बोलते आ रहे हैं, सुनने में अच्छा लगता है, तो भाई ठीक है, अब कुछ नया क्या बनाना है अभी। बेटर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, हैवी रेन है तो रेन है, हैवी है, बहुत अच्छे से वर्ड्स आपस में चल रहे हैं। एनहांसेस लैंग्वेज स्किल्स, लीड्स टू इनोवेशन, एक तो आपका लैंग्वेज का स्किल्स बढ़ाता है, बिल्कुल बिल्कुल इससे समझ में आता है कि आपको इंग्लिश आती है। एंड ब्यूटिफाई भी करता है लैंग्वेज को, अपने को क्या ब्यूटिफाई करना है, अपने को इंग्लिश सीखना है। कोलोकेशंस कैसे कैसे होते हैं? एक तो नाउन प्लस नाउन भी बन सकता है, जैसे कि टी लीफ, टी भी नाउन है, लीफ भी नाउन है, टी लीफ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? चाय पत्ती। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस भी नाउन है, इंडस्ट्री भी नाउन है, बट सर्विस इंडस्ट्री मतलब सर्विस, जो लोग भी सर्विस करते हैं वो वाला पार्ट पूरा इंडस्ट्री का। सिंगल एंट्री, सिंगल भी नाउन है, एंट्री भी नाउन है, सिंगल एंट्री सिस्टम। डेथ कैंप, प्योर ग्रुप, स्ट्रीट नेम। नाउन प्लस वर्ब भी बनता है, जैसे कि डॉग्स बार्क, वाटर फ्लोज। अब डॉग्स बार्क की जगह डॉग्स चर्प तो नहीं करते हो ना, वाटर फ्लोज रहता है। Bears growl, pigs grunt, paper flutters, leaves rustle. Leaves bark तो नहीं बोलते हो, leaves grunt तो नहीं बोलते हो, leaves का जो पत्ते के घूमने की जो आवाज आती है उसको leaves rustle बोलते हैं। Adjective and noun, जैसे कि high fever, fever noun है and fever कैसा है? high है, तो उसको बोलते हैं adjective। तो high fever, burning sensation, sensation is noun, कैसा sensation? burning sensation, लग रहा है कि जल रहा है। Blurred vision, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो blurred vision। sumptuous meal, मील है, sumptuous खाया है। dwindling prices, critical analysis, कैसा एनालिसिस? critical analysis। तो दिख रहा है एडजेक्टिव प्लस नाउन इस टाइप का होता है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव भी होता है। completely satisfied, एडवर्ब ये है और ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव
जो एडजेक्टिव के भी बारे में बताता है या जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है, जो वर्ब के बारे में बताता है वो एडवर्ब होता है। अब कितना बार एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ भी लगाया जाता है, जैसे कि कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, मेटिकुलसली स्टडीड। ठीक है, वर्ब एंड एडवर्ब, जैसे कि परफॉर्म मैजिकली, कैसा परफॉर्म किया, मैजिकली, और परफॉर्मेंस वाज मैजिकल। sang melodiously, read thoroughly, informed repeatedly। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कोलोकेशंस कैसे कैसे पार्ट ऑफ स्पीच बना के होते हैं। जैसे कि देखो बिजनेस रिलेटेड कोलोकेशंस कैसे बने, मेक अ प्रॉफिट, मेक अ लॉस, सिक्योरिटी ब्लैंकेट, डॉलर डिप्लोमेसी, ब्लैंक चेक, service charge, trade route, draw attention to, chair a meeting, annual turnover, sales figure, cease to trade, go bankrupt, make money, break the law, profit margin, opinion poll, excise tax, cash flow। कैश फ्लो बोलते हैं ना, अच्छा लगता है। तो इस टाइप के ये हमारे हो गए बिजनेस रिलेटेड कोलोकेशंस। अब कोलोकेशंस को कैसे याद रखना है, वापस मैं एक ही बात बोलूंगी, रीड एक्सटेंसिवली। इसीलिए इतने लोग बोलते हैं कि बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। ऐसे ही नहीं बोलते, सब कुछ देख रहे हो, पूरा वोकैबुलरी बुक्स से भरा हुआ है। While reading books, newspapers, we come across a use of collocations that show us the proper usage. Try and make different collocations, खुद से बना सकते हो। Check for a few combinations, you might come up with something new. Yes, try it out on your own. एक काम करते चलो, ये क्लास करने के बाद आप लोग अपने आप से 10 collocations बनाओगे खुद से। I don't want it to be copied from anywhere. एंड ये करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे जिसमें सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, इसको करके आप हमारे ग्रुप में भेजोगे। मुझे जिसका पसंद, मतलब आई गो थ्रू सबका कोलोकेशंस एंड जिसका पसंद आएगा उसका अनाउंसमेंट करेंगे ग्रुप में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेट्स सी हु विल डू दिस। कोलोकेशंस खुद से बनाते हैं। चलो ये एक छोटा सा कॉम्पिटिशन करते हैं हम लोग। ऑलवेज रेफर टू अ गुड डिक्शनरी टू लुक फॉर कोलोकेशंस। क्लब वर्ड्स ऑफ अ कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल कोलोकेशंस रिलेटेड टू टाइम, डिस्टेंस, मनी। एक कैटेगरी के 2 वर्ड मिला के भी कोलोकेशंस बनते हैं, जैसे हमने देखा ना, कैश फ्लो, एक्साइज टैक्स। Think of various collocations possible for a given word. For example, remember, faintly remember, vividly remember, distinctly remember, hardly remember। जैसे एक ही वर्ड्स के साथ भी बहुत सारे और वर्ड लगा के भी collocations बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, remember, 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 remember। अब इसके सामने faintly, vividly, distinctly, hardly ये सब लगा के भी collocation बना दिया गया। Be aware and alert, identify collocations। Fine। चलो, ट्राई टू फॉर्म कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये करते हैं, ठीक है। बताओ सन के आगे क्या लगाने से कोलोकेशन बन जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए, आपका आंसर अलग भी हो सकता है। कोलोकेशंस कितने सारे भी बन सकते हैं, इसका कभी भी कोई एक आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो लोगों के अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं, तो इसको आप लोग खुद से करो, फिर हम लोग भी अपने एक इसका डिस्कशन करेंगे। कर लो इसको फटाफट। चलो वीडियो को पॉज करके कर लो, ठीक है। उसके बाद लेट्स गेट बैक। चलो आते फर्स्ट वाले में, डैश सन, मतलब बहुत गर्मी हो बाहर तो बोलते हैं ना, ओ माय गॉड इट्स स्कॉचिंग हीट, स्कॉचिंग सन। या फिर वी कैन ऑल्सो से कि इट्स अ वेरी ब्राइट सनी डे। यस, तो ब्राइट सन। तो चलो हम लोग एक आंसर ले लेते हैं, ब्राइट। राइटिंग ठीक नहीं हो रही है, चलो अब करते हैं। डैश आइस, अब कुछ लोग बोलोगे कोल्ड आइस, आइस कोल्ड ही होता है, ठीक है, तो इतना बताने का जरूरत नहीं, कोल्ड आइस। कुछ और बताओ, कोलोकेशन बनाओ आइस से। ब्रेक द आइस। हम ब्रेक द आइस का मतलब क्या, ब्रेक द आइस का मतलब जब दो लोग शांत बैठे हो, नहीं पता क्या बात करना है, तो बीच में आके कोई उनका एक टॉपिक छेड़ दिया और बोला चलो बात करो, तो बात कर सकते हैं। या फिर दो लोग हैं शांत बैठे, कभी मिले नहीं हैं। चलो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अरेंज मैरिज मीटिंग्स सो ऑकवर्ड। आई नेवर हैड एनी सच मीटिंग्स, बट जनरली जो सुना हुआ है कि जो लड़का लड़की आपस में बात करना चाहते बट क्या बात करें, पहली बार मिले तो दोनों चुप बैठे हैं। तो चलो पहली बात जिसने की, लड़के ने पूछा और बताओ आप संडेज को क्या करते हो। तो फाइनली द बॉय ब्रोक द आइस बिटवीन
देन उसने बात शुरू की, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस। ठीक है, तो ब्रेक द आइस हो गया। ये मैं बाद में लिख रही हूँ यहाँ पर, तो दिस डजंट मीन कि सन के बाद सन ब्राइट आता है। ठीक है, इतना बुद्धि रख लेना, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए बाद में लिख रही हूँ। तो ब्राइट सन होगा, ब्रेक द आइस होगा। डैश मीटिंग, बताओ मीटिंग कैसी भी हो सकती है, फॉर्मल मीटिंग हो सकती है, इनफॉर्मल मीटिंग हो सकती है, कुछ भी ऐसी लिख लो, फॉर्मल मीटिंग लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीटली, बताओ कंप्लीटली से तो कुछ भी बना सकते हो यार, कुछ भी बना सकते हो, जो भी चीज मैंने कंप्लीटली कर लिया कुछ भी लिख लो, रीड कंप्लीटली। नेक्स्ट बताओ डैश पेन, डैश पेन बताओ क्या होगा, डैश पेन बहुत ज्यादा पेन या एकदम जो पेन सहन नहीं हो सकता, तो क्या होगा बताओ, अनबेरेबल पेन। नेक्स्ट आओ एफ, फ्रीडम। अब फ्रीडम के साथ क्या बनेंगे, फ्रीडम के साथ लगाते हैं कोवेटेड, कोवेटेड फ्रीडम मतलब डिजायर्ड फ्रीडम। ठीक है, जो फ्रीडम मुझे चाहिए या हमें डिजायर्ड है, तो डिजायर्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट देखो रूल, नेक्स्ट आते हैं रूल में डैश रूल, रूल के बारे में कुछ भी बता दो यार, स्ट्रिक्ट रूल्स। ओके, नेक्स्ट आओ डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन कैसा भी हो सकता है यार, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ले लेते हैं टफ डिसीजन। डैश यूनिट, सिंगल यूनिट, डबल यूनिट, कुछ भी ले लो, सिंगल यूनिट ले लेते हैं। डैश विंड, विंड बहुत जोरों से हवा चल रही है, फियर्स विंड। अगर आपका आंसर कुछ डिफरेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैश अ प्रेजेंटेशन, गिव अ प्रेजेंटेशन। डैश एन आर्ग्यूमेंट, विन एन आर्ग्यूमेंट, लूज एन आर्ग्यूमेंट, प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट, काउंटर एन आर्ग्यूमेंट। प्रेजेंट तो नहीं होगा, इसमें आप लगा सकते हो विन एन आर्ग्यूमेंट, लूज एन आर्ग्यूमेंट, काउंटर एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो विन लिख लेते चलो। डैश टाइम, डैश टाइम में क्या होगा बताओ, डैश टाइम में लिख लेते हैं टफ टाइम्स। समय खराब चल रहा है अभी, तो टाइम खराब है। ठीक है, टफ टाइम्स बोल सकते हो, सेफ टाइम बोल सकते हो कि चलो टाइम बचाते हैं। डैश अ मीटिंग, अटेंड अ मीटिंग, चेयर अ मीटिंग, चेयर अ मीटिंग मतलब मीटिंग में चेयर बैठना नहीं, चेयर अ मीटिंग मतलब मीटिंग का चेयरमैन, मेन मैन। बर्स्ट इनटू, बर्स्ट इनटू टीयर सबको आता है ये तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलोकेशंस। कोलोकेशंस बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको एज इन कोलोकेशंस पढ़ते हैं, कोलोकेशन समझ नहीं, कोलोकेशंस बोल बोल के इसको ऐसे मत करो। कोलोकेशंस मतलब जब दो वर्ड साथ में लगाने से अच्छे लगते हैं उसको बोलते हैं कोलोकेशंस। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप मतलब डेली लाइफ में जब बात करते हो तो आप कितने कोलोकेशंस ऑलरेडी लगा के बात करते हो। ठीक है, तो उसका रियलाइजेशन बस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू ईडियम्स। ईडियम्स करने से हमारा आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आज तो ये करके रहेंगे हम लोग। चलो ईडियम्स करते हैं। ईडियम्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ईडियम्स यानी मुहावरे, हिंदी में पढ़े होंगे आपने बचपन में। हिंदी में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, हिंदी तो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, मदर टंग है हिंदी, तो बहुत अच्छी है भी वैसे भी। तो ईडियम्स इज मुहावरे। ईडियम्स का मतलब क्या, ईडियम्स इज एन एक्सप्रेशन, एन ईडियम इज एन एक्सप्रेशन दैट टेक्स ऑन अ फिगरेटिव मीनिंग when certain words are combined which is different from the literal meaning of the individual words। बोलना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और रहे हैं। मुहावरे तो वही होते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने की कोई मतलब नहीं बनती। ठीक है, तो भैंस के आगे तो लिटरली थोड़ी भैंस के आगे बीन बजा रहे, इसका मतलब क्या कि बेवकूफ आदमी के सामने कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो लिटरली जो वर्ड्स लिखे उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, मतलब एकदम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और ही है, सरकाजम में मीनिंग है उसका। ठीक है, लड़कियां तो बहुत अच्छे से ये वाला बात जानती है कि कैसे सरकाजम में, टॉन्ट में किसी को कुछ बोलना है। ठीक है, लड़के भी जानते हैं, खाली मैं लड़कियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जैसे कोई एग्जांपल दिया इन्होंने, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू किसी को भयानक तरीके से मारना। ठीक है, एकदम मतलब कि उसके नीला काला दाग पड़ जाए। तो टू बीट ब्लैक एंड ब्लू थोड़ी का मतलब है कि ब्लैक और ब्लू से लाके उनको मार रहे हैं, ऐसा नहीं। तो लिटरल मीनिंग नहीं है, कुछ मीनिंग अलग है और वर्ड्स कुछ और लिखे हुए हैं। A hard nut to crack,
a hard nut to crack. Mr. Sharma is a hard nut to crack. ऐसा बोलने का मतलब क्या है कि वो नट है, उनको तोड़ना है? नहीं, इसका मतलब है कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है. He is a very tough man. So the meaning of these expressions is different from the literal meaning or definition of words from which they are made. जैसे कि to beat very badly है इसका meaning, to a very difficult problem a solution, a hard nut to crack. ओके, idioms had flavor and style to the language. वो तो है, idioms लगाने से मजा तो आता है बात करने में. ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, प्रेजेंटेशंस, इवन बोर्ड रूम डिस्कशंस एंड नीड अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज विच कैन बी पॉसिबल विद प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी, idioms एंड phrases. चलो कुछ idioms देखते हैं, मजा आएगा इसमें तो. Black sheep is the odd one in the family. Are you the black sheep of your family? Ask yourself. क्या आप लोग हो? कुछ बच्चे जरूर बोलोगे हाँ भाई मैं तो हूँ. द यंगर सन इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली. मतलब सबसे अलग है, सब इतने स्मार्ट है इसके घर में, सब इतना काम करते हैं. इसका बड़े भाई को देखो इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसके पापा को देखो इतना मेहनत करते हैं, और ये लड़का कुछ काम नहीं करता. ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. ठीक है. अ बेड ऑफ रोजेस. अ बेड ऑफ रोजेस मतलब सच्ची में बेड पे रोजेस नहीं. अ कंफर्टेबल लाइफ विद ऑल लग्जरीज. Do not expect life to be a bed of roses. Obviously सबका लाइफ डिफरेंट होता है, सबका लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है. तो do not expect life to be a bed of roses. To beat black and blue तो हमने कर लिया. To blow one's trumpet, अपनी भोंपू खुद ही बजाने, बोलते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू. तो इसका मतलब अपनी तारीफ करते जाना. बहुत लोगों से मिलोगे ऐसे जो अपनी तारीफ के पीछे पागल हुए जा रहे हैं. तो my friend has the habit of blowing his own trumpet. Kith and kin is one's relatives and friends. During times of need, kith and kin are the only help. A hard nut to crack, cold reception, unwelcome, indifferent. The guests felt bad when they got a cold reception at the party. मतलब किसी को बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करना, मतलब या तो उनको बहुत इनडिफरेंट बिहेव करना. आप ही की पार्टी हो, अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हो, बात ही नहीं करो उन लोग से, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हमें तो बहुत कोल्ड रिसेप्शन मिला भाई. लायंस शेयर इज अ मेजर पार्ट. लायंस शेयर का मतलब सच्ची में लायन का शेयर थोड़ी, बट हाँ लायंस शेयर मतलब क्या, लायन है, किंग ऑफ द जंगल है, तो उसका तो शेयर बड़ा होगा, उसको तो हमेशा ज्यादा मिलेगा. तो एल्डर सन took the lion's share of the family's wealth. बड़ा बेटा ज्यादा ले गया. Other fish to fry, other important work to do. Please be quick. बहुत गुस्सा आ रहा है कभी, तो किसी को डांट तो सकते नहीं है या फिर गलत लैंग्वेज तो बोल नहीं सकते हैं, बट हाँ उसको ये जरूर बोल सकते हैं idioms के माध्यम से कि प्लीज बी क्विक, आई हैव अदर फिश टू फ्राई. तो सच्ची में थोड़ी उसको मछली के तलने जाना है, बट उसके पास और भी काम है. ठीक है. All and sundry, one and all. The minister invited all and sundry to his son's wedding. मिनिस्टर है भाई, सबको बुला लिया. ठीक है. तो इस तरीके से idioms भी दिए हैं, इसको idioms को भी पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सिंपल है, यहाँ पर idiom लिखा है, इसका मीनिंग लिखा है, और इसके बाद इसको कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं. इसमें LMS में भी इससे ज्यादा idioms you will find. ओके, तो आ जाते हैं थोड़े एक्सरसाइजेस में. ओके, चलो एक्सरसाइजेस में आते हैं. Identify the idiom in the given sentence and determine the meaning from the context. ठीक है. इसमें idiom पहले पहचानना है, उसके बाद उसका मीनिंग बताना है. I know that the fight that they had yesterday seemed serious, but that's just the tip of the iceberg. पूरा सेंटेंस तो नॉर्मल लग रहा है, ये लास्ट में ये जो टॉन्ट में बोला गया है टिप ऑफ द आइसबर्ग. मेरे को ये तो पता है कि कल का झगड़ा बहुत सीरियस था, बट मेरे को ज्यादा नहीं पता है. मतलब दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आइसबर्ग क्या होता है? पानी में जो बहुत बड़ा सा पत्थर होता है बर्फ वाला, तो वो तो इतना बड़ा होता है बट दिखता इतना सही है. तो वो यही बोला जा रहा है कि मेरे को बस खाली इतना ही पता है, उसका इतना पार्ट नहीं पता है. ठीक है. तो ये हमारा ईडियम तो हमने पहचान लिया, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग. और इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम लोग? ओनली अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर. ओके, सो द टिप ऑफ द आइसबर्ग हमारा ईडियम हो गया. नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि उसका मीनिंग बताना है कॉन्टेक्स्ट से. ठीक है. कॉन्टेक्स्ट से इसका मीनिंग बताना है. तो मीनिंग लिख लो. टिप ऑफ द आइसबर्ग का मीनिंग क्या? अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. राइट इट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग. टिप ऑफ द आइसबर्ग का लिख लो. स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द टोटल साइज ऑफ विच is really much greater. Fine. यही तो मैंने बताया कि है बस छोटा सा मुझे पता है, बट एक्चुअली वो बहुत बड़ा है. तो only a small noticeable part of a problem, the total size of which is really much greater. Next देखो,
I called in sick all week before the summer vacation, but now I have to face the music. मैं समर वेकेशन के एक हफ्ते पहले तो बीमार पड़ गई, बट नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक कुछ ना कुछ इडियम है. अब उसका मीनिंग क्या है? टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन. अब बीमार होके काम नाम नहीं किया तो अब उसकी डांट तो मुझे लेनी पड़ेगी, अब जो भी रीजन है ना. अब मैं बीमार होकर एग्जाम देने नहीं गई, फेल तो मुझे ही होना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देने गई तो ठीक है, तो उसका तो भुगतान मुझे करना पड़ेगा. तो इसका मीनिंग लिख लो. टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन. टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन. नेक्स्ट में आते हैं. तारा jumped on the bandwagon and got her ear pierced after all of her classmates pierced their ears. Jumped on the bandwagon. तो सच्ची में bandwagon पे jump किया? नहीं. Jumped on the bandwagon का मतलब an activity group of movement that has become successful and fashionable and so attracts many new people. मतलब उसने अभी नया वाला ट्रेंड को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो इसका मीनिंग आपके नीचे के आंसर्स में भी दिया हुआ है, तो आप उससे लिख लेना. मैं आपको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ. Tommy's mother didn't even lecture him after he came home late. It was like beating a dead horse. समझ में आ रहा है ना? टॉन्ट, beating a dead horse. टॉमी की मम्मी ने उसको कुछ नहीं बोला, वो घर लेट आया तो भी. क्यों? रोज का आदत है उसका, तो रोज रोज क्या बोलना है? तो एक मरे हुए घोड़े को मार के क्या फायदा है, राइट. तो उसकी मम्मी ने भी ऐसे ही सोचा कि छोड़ो, ये तो ऐसे ही रोज लेट आते, रोज रोज बोल के मैं अपना मुंह क्यों खराब करूँ. ये सब बात आप रोज सुनते होगे अपने मम्मी से घर पे. तो बीटिंग अ डेड हॉर्स इज द इडियम हियर. फाइन. उसका मीनिंग क्या? टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग. मम्मी को तो ऐसे ही लगता है ना, रोज रोज बोल के क्या फायदा, मानने तो है नहीं इसे मेरी बात. नेक्स्ट देखो. व्हेन मिसेस बैनर्जी told the students that she was going to share the news, they were all ears. इसमें कहाँ idiom दिख रहा है? When Mrs. Banerjee told the students that she was going to share the news, अभी तक तो सेम है. They were all ears. वो लोग सब कान बन गए? नहीं, उनके सबके कान खुल गए. तो all ears का मतलब to be waiting eagerly to hear about something. Mrs. Banerjee स्टूडेंट्स को बोला ना कि अब वो सारा आंसर्स बताएगी, तो सब स्टूडेंट्स को कह रहे बताओ आंसर क्या है. Next out, while the boss was away, the two workers decided to shoot the breeze over a cup of coffee. तो यहाँ पर क्या है? To shoot the breeze. To shoot the breeze का मतलब to spend some time about talking things that are not important. अब काम के बीच में boss is away, तो चलो थोड़ा मस्ती मारते हैं, थोड़ा पंचायती करते हैं. 7 देखो. Dad wanted to let me off the hook, but mom said he made his bed, now he has to lie in it. Dad wanted to let me off the hook. तो let me off the hook, but mom said he made his bed, now he has to lie in it. तो क्या मैंने बेड बना लिया तो उसमें सोना है? नहीं, ये भी टॉन्ट है. दोनों का मतलब क्या है? let somebody off the hook या फिर let me off the hook. let dash ऑफ द हुक का मतलब टू रिलीव समवन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. डैड ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे को छोड़ दो, बट मॉम ने क्या बोला? मॉम ने कहा नहीं, उसने जो बेड बनाया है, उसने जो गलती की है, अब उसको भुगतना पड़ेगा. नाउ ही हैज टू लाई इन इट. अगर उसने अपने लिए कांटे का बेड बना लिया तो उसको उस पर सोना पड़ेगा. उसने झूठ बोला है तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस देना पड़ेगा. एंड डैड वांटेड टू लेट मी ऑफ द हुक, मतलब हुक से निकाल देना, चल भाई कोई बात नहीं जा, बट मॉम सेड नहीं. Next देखो. You knew that there was no answer to his problem, yet you sent me on a wild goose chase. On a wild goose chase. तुमको पता था कि इस आंसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती तुमने मेरे को वाइल्ड गूस के चेज में भेजा, वाइल्ड गूस ढूंढने भेज दिया, जो बहुत बहुत डिफिकल्ट है. अ फूलिश एंड होपलेस परसूट ऑफ समथिंग अनअटेनेबल. अ फूलिश एंड एन होपलेस परसूट, जो मिलने का है ही नहीं, जबरदस्ती वो काम मुझसे कराया. जो काम होने का है ही नहीं, जो एकदम बेकार काम है, वो मुझसे कराया. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाला कर लिया. नेक्स्ट में देखो. आओ नेक्स्ट में चलते हैं. प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस गिवन. बोला ये तो बहुत इजी है.
bone of contention, bone of contention, area of agreement, of least importance, subject of dispute, to be cautious. इसका तो मीनिंग समझ लो, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, सब इडियोमैटिक है, इसका मीनिंग है ये. To rule the roast, to rule the roast is to dominate. To grease the palm is to offer bribe. अब बाकी इसके आंसर्स तो आपके बुक में भी दिए हैं, तो इसको जस्ट आप पढ़ लो, याद रख लो. ठीक है. ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद द ईडियम्स. अगर ईडियम्स का मीनिंग याद रखना है तो कैसे रख सकते हैं? ईडियम से सेंटेंसेस बनाओ. ईडियम से सेंटेंसेस बनाओगे तो उसका मीनिंग समझ में आने लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नंबर 2. Select a suitable substitute for the word in italics in the sentences given below. Ensure that the meaning of sentence does not change. Okay. Italics देखो ये लोग देना भूल गए हैं. ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर आप कर लेना. Lack of education has retarded. Retarded word होगा. The cream offers blemish-free skin results. The army captain was applauded posthumously. Magician's tricks mesmerized. Finis. Fiasco. Demure. Adamant. Sluggard. Tedious. तो आइटैलिक वर्ड इन लोग करना भूल गए हैं, कोई बात नहीं. आइटैलिक के जगह में ना वर्ड को हाईलाइट कर दिया है, तो आप फटाफट अपने बुक में इस वर्ड को पहले तो अंडरलाइन कर लो. ये सब वर्ड्स को अंडरलाइन करो और इसी अंडरलाइन वर्ड्स को आपको बताना है कि इसके जगह कौन सा सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हो. ठीक है. इट्स काइंड ऑफ सिनोनिम जो करते थे, ये वैसा है. इसको फटाफट करो एंड देन वील मूव अहेड. ओके, कर लिया आप लोगों ने? चलो मिला लेते हैं हमारे आंसर्स. Lack of education has retarded the nation's progress. Retarded का सिनोनिम क्या होगा? Slackened. मतलब लैक ऑफ एजुकेशन ने नेशन के प्रोग्रेस को स्लैक कर दिया है, कम कर दिया है. द क्रीम ऑफर्स ब्लेमिश फ्री स्किन रिजल्ट्स. ब्लेमिश फ्री इज फ्लॉलेस. द आर्मी कैप्टन वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट्यूमसली, मतलब आफ्टर डेथ. द मैजिशियंस ट्रिक्स मेस्मराइज द ऑडियंस. वाओ, मेस्मराइज कर दिया, फैसिनेट कर दिया. सीइंग द आर्टिस्ट वर्क विद सच फिनिश द क्राउड चीयर्ड. मतलब इतना एक्सपर्टीज से उसका काम देख के क्राउड एकदम चीयर करने लगा. द मैच वाज अ कंप्लीट फियास्को. इट वाज अ कंप्लीट फेलियर फॉर द टीम. द डिम्योर एक्ट्रेस हैज वन द हार्ट्स ऑफ द पब्लिक. शी हैज वन द हार्ट्स ऑफ द पब्लिक. शी वाज अ शाय एक्ट्रेस. His parents were adamant. तो इस तरीके की इंग्लिश आपको नहीं बोलनी है, नहीं तो आप जो आपका वोकैबुलरी है, जो स्पीकिंग वोकैबुलरी, वो खराब दिखेगा. तो his parents, it's not parents. His parents were adamant about not sending their son for a 2-day trip. They were adamant, एकदम strict कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है. तो they were inflexible. A sluggard would be a misfit in the army. आर्मी में कैसे टाइप के लोग नहीं जा सकते? Lazy. Finishing the 10-page homework in 2 days is a tedious job. It's a very tough job. So here we have done this. Suitable हमने word ढूंढ लिया, जो word दिया है उसके लिए. Next वाले में आओ. Fill in the blanks with most suitable option. चलो अब most suitable, अब कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है. एग्जाम में जनरली इसी टाइप के मिलेंगे, आपको बताएगा नहीं कि कोलोकेशन है, कि कॉनोटेशन है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, कुछ नहीं. ये सब सोच सोच के तो हम लोग बातें नहीं करते ना, हम लोग तो बातें बस करते हैं जनरली. तो बस अब आपको बताने कि कौन सा वर्ड यहाँ पर ठीक बैठेगा. जैसे आपको सोचना है वैसे सोचो. ठीक है. ऑफ द 2 न्यू वर्कर्स, वन इज एक्सपीरियंस्ड व्हाइल द अदर इज अ डैश. 2 नए वर्कर हमने रखे हैं, एक एक्सपीरियंस है तो दूसरा नॉविस है. ठीक है. द डैश डेटा कलेक्टेड इज नॉट हेल्पफुल इन एनी वे टू रीच अ कंक्लूजन. जो डेटा मिला है वो एकदम भी हेल्पफुल नहीं है, एकदम बेकार डेटा मिला है, तो इरेटिक डेटा मिला है. ठीक है. बाकी सब तो देखो एवरेज डेटा है कि ठीक है काम चलाओ, फ्लेक्सिबल है मतलब ठीक है ढंग का ही होगा, कमेंडेबल है, सुपर्ब डेटा है, बट ये तो डेटा काम का ही नहीं ना, तो इरेटिक डेटा हुआ. नेक्स्ट में आते हैं नंबर 3 में. इट वॉज क्वाइट ह्यूमरस टू सी द डैश मिनिस्टर टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस इशूज. ह्यूमरस मतलब बहुत हंसी आ रही थी, एकदम जोक लग रहा था कि
कैसा मिनिस्टर हेल्थ और इशू फिटनेस इशू के बारे में बात करे तो अच्छी बात है, ह्यूमरस क्यों लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आंसर्स देखते हैं, हमें तो इनमें से सूटेबल निकालना है। रोटंड मतलब एक मोटा तगड़ा, मोटू सा मिनिस्टर। करप्ट मिनिस्टर, एंगुलर मिनिस्टर, क्वारलसम मिनिस्टर। क्वारलसम मिनिस्टर हो तो बात तो कर ही सकता है हेल्थ के बारे में, हाँ। अब कोई मोटा तगड़ा मिनिस्टर हमें खाने पीने पे ज्ञान दे रहा है तब तो हंसी आएगी। तो आंसर है हमारा रोटंड। नेक्स्ट देखो, द डैश रेनफॉल इन डेजर्ट रीजन्स हैड लेड टू अ रिस्क ऑफ फेमाइन। फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाना, तो जब बहुत कम रेनफॉल हो तभी सूखा पड़ेगा। तो वर्दी, स्कैंटी, एक्सपेंसिव, अबांडेंट। स्कैंटी, अबांडेंट तो होगा नहीं, अबांडेंट का तो मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। 5 देखो, द सेज इज अ लीडिंग डैश, सेज इज लीडिंग अ डैश लाइफ इन द माउंटेन पीक्स। तो कैसी लाइफ सेज जी रहा है? बोरिंग, ग्रेसफुल, घोस्टली, स्पिरिचुअल। सेज स्पिरिचुअल लाइफ जीता है। नेक्स्ट, डैश अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द वेडिंग। Handsome, annual, ostentatious, childish. Ostentatious. Next देखो, the music played in the function was dash. Lots of people were complaining about it. Melodious music होगा तो लोग कंप्लेन करेंगे क्या? नहीं. Destructive music होगा, destructive music थोड़ी ना होता है. Confusing music, boisterous music, हाँ, बच्चे लोग के जैसा music. Next देखो, to dash a secret is no less than crime than lying. मतलब कोई सीक्रेट को छुपाना इज नॉट लेस क्राइम देन लाइंग। हाँ, अगर सच पता हो उसको बोल नहीं रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, फिर एक ही बात हो गया। तो डाइवल्ज अ सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इन्वॉल्व्स वेरियस डैश क्लूज। कैसा क्लूज होता है डिकोडिंग डिकोडिंग में? ठीक है, ये तो टेक्निकल हो गई, क्रिप्टिक क्लूज होते हैं। द रिच बिजनेसमैन हैज डोनेटेड अ डैश अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स। अच्छा खासा अमाउंट दिया है, तो कोलोसल अमाउंट फ्रॉम हिज सेविंग्स। तो इस तरीके से सूटेबल वर्ड्स लाना आपको दिया जाएगा। तो जितना पढ़ोगे, जितना अपना वोकैबुलरी सुधारोगे, उतना ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप का एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैम इसी में से क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से आए, इसमें से आ सकते हैं बट बाहर से भी आ सकते हैं। वोकैबुलरी से हमने देखा था कि 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी खुद के लिए पढ़नी है, वोकैबुलरी एग्जाम के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना है। वो खुद के लिए जितना पढ़ोगे आंसर उस हिसाब से दे पाओगे। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड हमारा वोकैबुलरी का चैप्टर। फाइन, वोकैबुलरी के ऊपर एलएमएस में सेंटेंसेस, एक्सरसाइजेस जो मैंने बोला, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स रहेंगे, उसको सॉल्व करोगे, उसको पढ़ोगे। एंड वोकैबुलरी के लिए खुद से मेहनत करनी है, खुद से बुक्स पढ़ने हैं, नॉवेल्स पढ़ने, अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूज़ चैनल्स देखो, इंग्लिश मूवीज देखो, और रीड बुक्स, या रीड गुड बुक्स। अभी टाइम है, रीड गुड बुक्स। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस क्लास हियर एंड नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट अनदर चैप्टर। थैंक यू सो मच।